पैथोलॉजी पढ़ाना चाहती हूँ। पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बी फार्मा का सब्जेक्ट है, ठीक है। पैथोलॉजी कौन सा है? बी फार्मा सब्जेक्ट है। बी फार्मा का सब्जेक्ट है कौन सा? पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी की मैं तीसरी यूनिट पढ़ा रही हूँ। कौन सी यूनिट? तीसरी यूनिट, जिसमें तीसरी यूनिट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको डायबिटीज मेलाइटस की एक टॉपिक देखने को मिलेगी। तो आज बेसिकली मैं पैथोलॉजी पढ़ाऊंगी। पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग डिजीज वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, मीन्स की बीमारियों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी बी फार्मा का सब्जेक्ट है, ठीक है। बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग बीमारियों के बारे में पता करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की बीमारी होती है वो हमारे बॉडी में कैसे होती है, किसकी वजह से होती है, इसका उपचार क्या है, मीन्स कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी का लक्षण क्या है। तो सारी जानकारी हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर पैथोलॉजी बीमारी के बारे में पता है तो आप ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट का कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस जो बीमारी होती है, देखिए वो एक टाइप की क्या है, वो एंडोक्राइन सिस्टम से होने वाली बीमारी है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस आपकी एंडोक्राइन सिस्टम से होने वाली बीमारी है, ठीक है। कैसे होती है इसको समझिए। देखिए जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? डिफरेंट टाइप की ग्लैंड पाई जाती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? किसी पार्टिकुलर ग्लैंड की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ग्लैंड की स्टडी करते हैं। ये जो ग्लैंड होता है ये अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होती है? जब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है। जब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमको जो बीमारी देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है। तो डायबिटीज मेलाइटस डिपेंड होता है अलग अलग ग्लैंड पे, ठीक है। तो उसको समझिए। देखिए जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, इसमें हम लोग ग्लैंड की स्टडी करते हैं। ग्लैंड हमारे डिफरेंट टाइप की क्या होती है? ग्लैंड होती है। इसका लोकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो वही जो ग्लैंड होती है, सिर्फ ग्लैंड समझिए। एंडोक्राइन में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ग्लैंड की स्टडी करते हैं। जो ग्लैंड होती है वह अपने अंदर से क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है, मीन्स कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है या फिर हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती है अपने अंदर से डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। वह हार्मोन्स क्या करता है? हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया बॉडी ग्रोथ हो गया, बॉडी डेवलपमेंट हो गया, बॉडी मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। मीन्स की बॉडी ग्रोथ के लिए यूज होता है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद आता है सेक्सुअल फंक्शन के लिए भी हमारा हार्मोन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर देखिए इसमें अगर एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट हो गया या फिर कोई भी कमी हो गई तो एक आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिल सकते हैं? बीमारी देखने को मिल सकते हैं। कब देखने को मिलेंगे? जब आपका एंडोक्राइन जो आपका एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या करती है? इसको देखिए, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आपको एक डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब हमारे हार्मोन सिक्रीशन का इम्बैलेंस हो जाता है, मीन्स कि जो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो इम्बैलेंस में सिक्रीट हो रहा है, इनबैलेंस में सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक डिजीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं या फिर बीमारी के नाम से जान सकते हैं। कब देखने को मिलती है? जब एक ग्लैंड अपने अंदर से हाइपर सिक्रीशन करने लगती है, मीन्स कि एक ग्लैंड जब अपने अंदर से हार्मोन्स का हाइपर सिक्रीशन करने लगती है, मीन्स कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा देती है, तब तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी। या फिर हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम
ठीक है। देखिए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में बीमारी भी हो सकती है। कब बीमारी देखने को आपको मिलेगी? जब आपका एयर ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा देता है, मीन्स की हाइपर सिक्रीशन करने लगवाता है हार्मोन्स का, तब आपको एंडोक्राइन सिस्टम में डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। और या फिर एक किसी भी वजह से सिक्रीशन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवा ही नहीं पाता है, तब आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन अगर आपका ज़्यादा होगा तो बॉडी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रीशन हमारा लो हो गया, कम हो गया, तो आपकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो भी शुरू हो जाएगा। तो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, जो ग्रोथ होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी तो ग्रोथ होता है भाई, किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इस सब में इसमें क्या होता है, इसके ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, देखिए वो टोटल इतनी सारी होती है। जैसे आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस और आपका होता है ओवरी, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, मीन्स कि वो अपने अंदर से ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और हाइट को बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड अपने अंदर से थायराइड नाम का हार्मोन्स निकालती है, ठीक है, जो वहाँ के प्रोसेस को, थायराइड ग्लैंड की प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड से आपका एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो आपके बॉडी में एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करवाने के लिए हेल्प होता है। फिर इसके बाद आपको आता है पेनक्रियाज भी एक टाइप की ग्लैंड है। ये अपने अंदर से इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलती है। फिर आपका टेस्टिस होता है और ओवरी होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो आपके टेस्टिस से निकलता है। ओवरी से आपका जो मतलब मेल का हार्मोन जो होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स और टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, और फीमेल का ओवरी से ओवम वगैरह निकलता है। तो वो एक हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इसी सब के हार्मोन्स में क्या होता है, डिसमैच हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, या फिर इम्बैलेंस में, या फिर अनकंट्रोल मैनर में क्या करें, हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लगे, या फिर हार्मोन का सिक्रीशन ही कम कर दे, तब आपको कुछ थायराइड, कुछ इंडोथायराइड, कुछ आपको क्या एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ डिजीज भी देखने को मिलेगी, कुछ डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है, पेनक्रियाज जो होती है, वो अपने अंदर से इंसुलिन का हार्मोन्स कम कर दे या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो उसमें से क्या होगा, कौन सी बीमारी आपको देखने को मिलेगी? डायबिटीज मेलाइटिस वाली बीमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अगर अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर दे तो आपको थायराइड डिजीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल, अगर सेक्सुअल जो हमारे ग्लैंड होते हैं, जो हमारे सेक्स ग्लैंड होते हैं, अगर वहाँ से आपको हार्मोन्स का सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए या फिर किसी भी वजह से हार्मोन्स नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो आपको सेक्सुअल डिजीज भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आज मेरी जो टॉपिक है वो सिर्फ किस पे है? डायबिटीज मेलाइटिस पे है। तो डायबिटीज मेलाइटिस ऐसी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है वो इंडोक्राइन सिस्टम की एक बीमारी होती है। मीन्स कि जब हमारा इंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, तब आपको डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगी। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी ग्लैंड आपकी आएगी? पेनक्रियाटिक ग्लैंड की। जब पेनक्रियाज की ग्लैंड में जब कोई दिक्कत होगी, तब जाके आपको डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? कब? जब आपकी पेनक्रियाज में कोई दिक्कत होगा तब। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए हमने बता दिया पेनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये अपने अंदर से क्या करता है? डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को निकालता है, ठीक है। क्या करता है? अपने अंदर से डिफरेंट टाइप हार्मोन्स को निकालता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे
बॉडी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, मीन्स की बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी डेवलप के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब किसी भी वजह से इस हार्मोन का सिक्रीशन ना हो तब क्या होगा, तब आपके बॉडी में ये जो प्रोसेस हो रही है ये हमारी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, जब रुक जाएगी तो कोई ना कोई आपको बीमारी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि हम पेनक्रियाटिक की बात कर लें, जो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ठीक है, ये आपकी जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज जो आपकी पेनक्रियाज होती है, ये क्या है, एक टाइप की ग्लैंड है। ठीक है, क्या है, एक टाइप की ग्लैंड है। ठीक है, इसके अंदर 3 सेल आपको दिख रही हुई, एक आपकी होगी अल्फा सेल, एक आपकी होगी बीटा सेल, ठीक है, एक आपकी होगी गामा सेल। कितनी सेल देखने को मिलेगी, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। जो पेनक्रियाटिक की जो ये बीटा सेल होती है, इसी के अंदर से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसी के अंदर से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें पहुंचाता है, सेल में पहुंचाता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल है। ठीक है, ग्लूकोज को क्या करता है, सेल में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इतना समझिए, ये जो ग्लूकोज होते हैं वो सेल में क्यों जाते हैं। ठीक, फिर से समझिए, देखिए जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सेल होती है। सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे इस आकार में रहता है, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, ठीक है, आपका ऐसे राइबोसोम्स हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्रोमोसोम्स हो जाएगा। मींस की सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इस सेल के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। लेकिन इस सेल का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है। सेल हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को करवाने का मदद करती है। ठीक है, क्या करती है, हमारे बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी करवाती है, हमारे बॉडी ग्रोथ करवाती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का परिवहन करवाती है। ठीक है, मैसेजेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करती है। तो ये क्या करती है, एक कौन का एक्टिविटी हमारे बॉडी में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन किसके थ्रू देखने को मिलती है, हमारे सेल्स के थ्रू। ये जो एक्टिविटी, जो ये हमारी जो सेल अपना फंक्शन शो कर रही है, जो ये सेल अपना फंक्शन शो कर रही है, कब करेगी, जब इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। जब इस सेल को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। जब इस सेल को प्रॉपर तरीके से क्या मिलेगा, प्रॉपर तरीके से जब एनर्जी मिलेगी, तब जाके ये सेल अपनी पूरी तरह से क्या करेगी, बॉडी में फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब इस सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इस सेल को एनर्जी आपको किससे मिलेगी, न्यूट्रिशन से मिलेगी। किससे मिलेगी, न्यूट्रिएंट से मिलेगी। न्यूट्रिशन लिखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन में एक आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, इसी कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। इसी कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंस रहता है, देखिए जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड्स खाते हैं, तो उसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंस रहते हैं, जैसे आपका विटामिन हो गया, ठीक है, मिनरल हो गया, ऑयल हो गया, और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया। ये सब कहाँ पे, ये जितने भी न्यूट्रिशन है आपको मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, आपके फूड से मिलते हैं। तो फूड में एक ऐसा भी न्यूट्रिशन होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पास क्या रहता है, शुगर रहता है। ठीक है, इस शुगर को किसमें कन्वर्ट होना है, एनर्जी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, एनर्जी क्यों चाहिए, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, मीन्स की सेल को अपना काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एक जो ग्लूकोज होता है, ये अपना एनर्जी कब देगा, जब ये सेल के अंदर जाएगा, तब ना ये ग्लूकोज हमारा कहाँ पे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा।
सेल के अंदर जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पावर ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाती है, मींस कि एनर्जी को बनाने का काम कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक पावर ऑफ हाउस मींस कि एक कंपनी होती है, जैसे कि एक दवा क्या होती है, आप किसी भी दवा को जो खाते हैं वो एक कंपनी में बनती है, फिर इसके बाद डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है। इसी के पास क्या होता है, यही क्या करती है, यही एनर्जी बनाती है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही क्या करती है, आपके बॉडी में एनर्जी बनाती है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कब बनाएगी, जब एक ग्लूकोज इसके पास जाएगा, जब एक ग्लूकोज इसके पास जाएगा, ठीक है। तो एक ग्लूकोज इसके पास कब जाएगा, और एक ग्लूकोज हमारा कहाँ पे जाता है, एक ग्लूकोज हमारा कहाँ पे, देखिए ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन एक ग्लूकोज हमारा कब एनर्जी कन्वर्ट होगा, जब हमारा सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। और एक ग्लूकोज हमारा कहाँ पे भी जा सकता है, ब्लड में भी जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे जा सकता है, ब्लड में भी जा सकता है। अब देखिए जो हमारी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है, इसके अंदर क्या होती है, बीटा सेल होती है। कौन सी सेल होती है, बीटा सेल। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाती है। बीटा सेल क्या करती है, अपने अंदर से इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज में जो हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल होती है वहां से निकलता है, ठीक है। हमारे पैनक्रियाज में 3 तरह के सेल मिलेंगी, एक आपको अल्फा सेल मिलेगी, ठीक है, कौन सा, एक अल्फा सेल हो जाएगी, एक आपकी बीटा सेल हो जाएगी, एक आपकी गामा सेल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है। तो ये हमारे फूड्स में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंस रहता है। यह ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है और एनर्जी को करवाता है, मींस कि एनर्जी देता है। अब देखिए ये जो हमारा इंसुलिन होता है, यहाँ पे सेल के पास यहाँ पे एक ग्लूटाफोर नाम का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ग्लूटाफोर नाम का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। यही रिसेप्टर को क्या करता है, ये मींस कि जो ये ग्लूकोज होता है ये सेल के अंदर इसी रिसेप्टर के थ्रू जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो एक ग्लूकोज होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो एक ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर कब जाए, इसी रिसेप्टर के थ्रू जाएगा। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंस रहता है, एक ग्लूटाफोर नाम का रिसेप्टर प्रेजेंस रहता है, इसी के थ्रू एक ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है और एक ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसको एक तो एटीपी बनाएगी और हमारा क्या बनाएगी, एनर्जी बनाती है, ठीक है। इसकी प्रोसेस होती है, बाद में बताएंगे, सिर्फ इतना समझिए। हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एनर्जी बनाने का काम करती है, फिर वहां से एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो भी कौन करवाता है, सेल का एक ऑर्गेनल होता है, हम बार बार बताते हैं, जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है वही एनर्जी का पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का काम करता है, मींस कि डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ठीक है। अब देखिए ये इस रिसेप्टर, ये हमारा ग्लूकोज जो होता है सेल के अंदर कब जाएगा, जब ये रिसेप्टर हमारा खुलेगा तब जाएगा। तो इस रिसेप्टर को खोलने के लिए कौन आता है, हमारा इंसुलिन आता है। कौन आता है, इंसुलिन आता है। इंसुलिन ही क्या करता है, इस रिसेप्टर के खोलता है, और जो इंसुलिन होता है वह क्या करता है, वह ग्लूकोज को यहाँ से उठा के इसमें भेजने का भी काम करता है, मींस कि ग्लूकोज का डाइजेशन भी करवाता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज का डाइजेशन भी करवाता है, ठीक है। मींस कि ग्लूकोज को हमारे सेल में भेजा, बाकी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके बॉडी से, मींस आवश्यकता से अनुसार अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है, ठीक है। अब देखिए डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, देखिए डायबिटीज मेलाइटस हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है डायबिटीज टाइप 1 होता है, और आपका टाइप 2 होता है। एक आपका टाइप 2 होता है।
देखिए पहले ये समझिए डायबिटीज मेलाइटिस कब होता है। देखिए पूरा खेल किसका, इंसुलिन का है। इंसुलिन ही क्या करती है, ग्लूकोज को सेल में भेजने का काम करती है, मींस कि जो आपका ग्लूटाथोन रिसेप्टर होता है उसको एक्टिवेट करने का भी काम करती है। और ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का, मींस कि डाइजेस्ट करने का भी काम करती है। किसी भी वजह से, जैसे कि आपका पेनक्रियाज डैमेज हो गया, ठीक है, तो आपका बेटा सेल भी डैमेज होगा। जब पेनक्रियाज डैमेज हुआ या फिर बीटा सेल डैमेज हुआ, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप बताइए, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारा ये जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल में जा पाएगा। देखिए इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो पहली बात हमारा जो ग्लूकोज हमारे जो ब्लड में है वो पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो हमारे एनर्जी में नहीं बदलेंगे, और जब एनर्जी में नहीं बदलेंगे तो पूरी बॉडी को एनर्जी मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। इस ग्लूकोज को मींस की मेटाबोलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। कौन करता है, ये आपका इंसुलिन करता है, ठीक है। लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी कारण ये इंसुलिन का प्रोडक्शन सब कम हो जाता है, या फिर आपकी इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है, आपकी इंसुलिन बनती ही नहीं है, तब जाके आपको डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगी। और कौन सा डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, मींस कि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं। मींस कि अगर पहले से माता या पिता में उनका बीटा सेल डैमेज है तो उनसे आने वाले जो पुत्र होंगे या फिर जो डॉटर होंगे उसमें भी क्या होगी, बीटा सेल डैमेज रहेंगी। जब बीटा सेल डैमेज रहेंगी तो वहाँ पे इंसुलिन नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो बॉडी से सिक्रीट आउट नहीं होगा और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना बढ़ जाएगा कि हमारे बॉडी में एक बीमारी कॉज करने का, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मींस कि ये हमारे एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। इसमें ये अगर माता पिता में हुआ है, मींस कि माता पिता में अगर बीटा सेल डैमेज हुई या फिर पेनक्रियाटिक सेल डैमेज हुई, तब आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। मींस कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकती है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कौन से होते हैं, डिपेंडेंट इंसुलिन, ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मींस कि इनको हमेशा मतलब लाइफ टाइम तक क्या होता है, इंसुलिन का डोज देना पड़ता है इनके बॉडी में। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन बनता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। हमारी पेनक्रियाटिक डैमेज हो गई या फिर हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल डैमेज हो जाती है तो इंसुलिन नहीं बनता है। जब बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है तो वहाँ पे कौन बीमारी देखने को मिलेगी, आपकी डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगी। लेकिन कौन सा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसको लाइफ टाइम तक क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का डोज लेना पड़ेगा। ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज होती है, ठीक है। इसमें पेशेंट को हमेशा लाइफ टाइम तक डोज लेना पड़ेगा, किसका, इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारा ग्लूकोज का मेटाबोलाइज नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जब डाइजेशन नहीं होगा वो बढ़ेगा नहीं, एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा, तो हमारे क्या होगा, ग्लूकोज में, हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बीमारी कॉज कर देगा। और जो आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है ये नॉन डिपेंडेंट होता है, मींस कि इंसुलिन के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता है। देखिए ये कब होता है, ये हमारा जो होता है ये हमारा कब होता है, देखिए आपकी पेनक्रियाटिक भी सही है और आपकी बीटा सेल भी सही है और आपका इंसुलिन भी निकल रहा है, ठीक है। पेनक्रियाज भी सही है, बीटा सेल भी सही है, आपका इंसुलिन भी निकल रहा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है, आपके इस रिसेप्टर पे। कहाँ पे गड़बड़ है, इस रिसेप्टर पे। इंसुलिन भी है लेकिन गड़बड़ क्या है, ये रिसेप्टर गड़बड़ है। मींस कि ये रिसेप्टर ओपन हो ही नहीं पा रहा है, खुद ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन इस रिसेप्टर को ओपन कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगी तभी ना नहीं ओपन करेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, ताला में जब जंग लग जाता है तो उसकी ही चाबी रहती है लेकिन आप खोलते हैं तो खुलती नहीं है। उसमें आप तेल वगैरह डालते हैं उस ताले में, फिर आप खोलते हैं तो कुछ टाइम तक खुल जाता है।
तो वैसे ही क्या होता है कि इस रिसेप्टर पे क्या होता है, जंग लग जाता है, मीन्स कि खुलता नहीं है, इंसुलिन उसको खोलने की कोशिश करती फिर भी नहीं ओपन होता है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज इसमें जाएगा नहीं, जब इसमें ग्लूकोज नहीं जाएगा तो हमारे जो हमारी सेल है, सेल एनर्जी बनाएगी नहीं, जब एनर्जी नहीं बनाएगी तो इस सेल को एनर्जी मिलेगी भी नहीं, जब नहीं मिलेगी तो बॉडी में आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, कमजोरी देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लमों को आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये प्रॉब्लम इसमें भी होती है क्योंकि ग्लूकोज है एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। तो ये वाली जो बीमारी होती है जब आपका ग्लूटाकोर रिसेप्टर डैमेज होता है तब आपको देखने को मिलती है, मीन्स कि इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन ये रिसेप्टर को एक्टिव नहीं कर पाता, रिसेप्टर को खोल नहीं पाता है। जब रिसेप्टर नहीं खुलेगा तो आपका ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, जब एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाएगा, मीन्स कि सेल को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी और हमारी सेल को क्या होगा, वीकनेस फील होगा, सेल सूखने लगेगी, तरह तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आगे बताते हैं।